नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद ज्ञान प्रकाश में आपका बहुत बहुत स्वागत है। लेखपाल की टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो रही है और ये प्रैक्टिस सेट नंबर 2 है। प्रैक्टिस सेट नंबर 1 जरूरी है कि आप उसे देखें। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पर जाइए। आपको बहुत सारे बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न मिलेंगे प्रैक्टिस सेट 1 में, ठीक है। तो जितने भी प्रैक्टिस सेट अवेलेबल होंगे सभी को आपको वॉच करना है और जितने भी आपको होमवर्क दिया जाएगा उसको आपको लगाते रहना है, ताकि इस बार मतलब बस सफलता हासिल करके ही रहना है और सिलेक्शन लेके रहना है। तो यहाँ पर इस टेस्ट सीरीज में आपको प्रतिदिन संपूर्ण पाठ्यक्रम से प्रश्न मिलेंगे। आप जैसा कि जानते हैं कि हमारा जो पाठ्यक्रम है लेखपाल भर्ती के लिए, उसमें हिंदी, गणित, सामान्य ज्ञान और ग्राम समाज विकास से प्रश्न पूछे जाएंगे। सिलेबस अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो एक बार मैं आपको सिलेबस दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पर कुल मिला के एक ही परीक्षा होनी है एक पाली में। प्रश्नों की कुल संख्या होगी 100 और 2 घंटे की परीक्षा होगी। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा, 1/4 नेगेटिव मार्किंग होगी, ये भी याद रखना। 4 टॉपिक होंगे: सामान्य हिंदी, गणित, सामान्य ज्ञान, ग्राम्य समाज और विकास। हर टॉपिक को समान वेटेज दिया गया है। हर टॉपिक से 25-25 प्रश्न आपको यहाँ पर मिलेंगे। तो 100 प्रश्नों को आपको हल करना है 120 मिनट में, जिसके लिए निर्धारित अंक होंगे 100। तो मैक्सिमम अंक आपको लेकर आना है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर आपको जो है सामान्य हिंदी, गणित, सामान्य ज्ञान, ग्राम्य समाज और विकास 4 टॉपिक को कवर करना है। तो इस टेस्ट में हम लगाएंगे सबसे पहले सामान्य हिंदी के प्रश्न, फिर गणित के प्रश्न, फिर सामान्य ज्ञान के प्रश्न और फिर ग्राम्य समाज और विकास के प्रश्न। सभी प्रश्न बिल्कुल उसी फॉर्मेट में हैं जिस फॉर्मेट में एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। और हाँ दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, सबसे पहले कर देंगे डिस्कस हिंदी को। पर्वत की तलहटी के लिए एक शब्द चुनिए। तो अनेक शब्दों के लिए एक शब्द बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। तो ऐसे जो टॉपिक हैं उसको आप पूरा अच्छे से तैयार करिए। पर्वत की तलहटी के लिए एक शब्द अगर आपने गेस किया है ऑप्शन डी को, तो आपका जवाब बिल्कुल सही है। इसे कहते हैं उपत्यका। कंजूसी से धन व्यय करने वाला के लिए एक शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। कंजूसी से जो धन व्यय करता है उसे कहते हैं कंजूस, दैट इज कृपण। तो विकल्प ए इसका करेक्ट है। उसका हृदय इतना कोमल है कि मित्र तो क्या, वह अपने शत्रु को भी चोट नहीं पहुंचा सकता है। तो ऐसे वाक्यों में क्या होता है, पहला वाक्य जो होता है उसका जस्ट अपोजिट अगला शब्द होता है, ठीक है। जैसे कि मित्र हो गया ना, तो फिर यहाँ पर आ जाएगा शत्रु, यानी कि विकल्प ए यहाँ पर करेक्ट है। निर्धन में कौन सी संधि है, तो संधि को भी अच्छे से तैयार करिए। निर्धन का जब आप संधि विच्छेद करेंगे तो क्या बनेगा, नी, और फिर क्या बनेगा, धन। तो ये बनता है नी, मतलब ये विसर्ग है, यहाँ पर बन गई है विसर्ग संधि, दैट इज ऑप्शन डी इज करेक्ट। तो देशांतर में कौन सा समास है, समास को भी आपको कंप्लीट करना होगा। तो देखिए, देशांतर में जो समास है वो है कर्मधारय। तो विकल्प ए आपका यहाँ पर करेक्ट है। अंबर पनघट में डुबो रही ताराघट उषा नागरी में कौन सा अलंकार है, उत्तर तो पहले ही आ गया, सही जवाब है इसका रूपक। तो अलंकार को भी आपको अच्छे से तैयार करना है। राजा सेवक को कंबल देता है, सेवक को यहाँ पर अंडरलाइन है। तो वाक्य में रेखांकित पद में कौन सा कारक है, अब को जहां पर आ रहा है तो वहां पर क्या होता है, संप्रदान कारक। तो विकल्प ए आपका यहां पर करेक्ट रहेगा। तो कारक को अच्छे से पढ़िए। कनक का एक अर्थ धतूरा होता है, दूसरा अर्थ बताइए। हिंदी में जो शब्द होते हैं उसके कई अर्थ निकलते हैं। तो यहाँ पर द्विअर्थी शब्द दिए गए होंगे, जैसे कि कनक कनकते सौगुना होता है ना, तो उसमें एक अर्थ तो धतूरा होता है, दूसरे का अर्थ होता है सोना। तो विकल्प डी यहाँ पर करेक्ट है। किसी की सहायता करने वाला, कोई आपकी सहायता करे तो उसे आप क्या कहेंगे कि वो मेरा सहायक है, यानी कि ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट है। त्रिवेणी शब्द में कौन सा समास है, तो त्रिवेणी मतलब 3 धाराएं, वेणी का मतलब धारा से होता है, त्रि मतलब 3 होता है। और ऐसा शब्द जहाँ पर पहला जो वाक्य हो, शब्द हो, वो संख्यावाचक हो, तो वहाँ पर क्या होता है, द्विगु समास होता है। तो सही जवाब ऑप्शन सी है। सामान्य ज्ञान के अंतर्गत आइए देखते हैं कि किस प्रकार के प्रश्न आपको मिलेंगे परीक्षा में। गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू किया था। प्रश्न इस प्रकार से भी आ सकता है कि डू और डाई का नारा महात्मा गांधी ने कब दिया था, 1942 में दिया था। और 1942 में ही गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन को स्टार्ट किया था। तो सही जवाब ऑप्शन बी है। गदर क्रांति शुरू होने का सबसे प्रमुख कारण क्या था, तो गदर क्रांति जो थी इसका शुरू होने का जो प्रमुख कारण था वो था प्रथम विश्व युद्ध। अच्छा ये बताओ कि प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत कब हुई थी, बताओ। 1939 में हुई थी। समाप्त कब हुआ था, 1944 में हुआ था। और इसी क्रम में चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में मेरु रज्जु का महत्वपूर्ण कार्य कौन सा है। जो आपकी मेरु रज्जु होती है उसका
एक महत्वपूर्ण कार्य होता है प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण। तो विकल्प सी यहाँ पर करेक्ट है। उपराष्ट्रपति को अपना कार्यकाल समाप्त होने से पूर्व अपने पद से हटाने का अधिकार किसके पास होता है? तो अगर उपराष्ट्रपति को कोई हटा सकता है तो ये अधिकार होता है राज्यसभा के पास। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। निम्नलिखित में किसका प्रशांतक औसत के रूप में प्रयोग होता है? प्रशांतक औसत क्या होती है फ्रेंड्स? देखिए, कुछ लोग होते हैं ना जो बहुत ही बेचैन रहते हैं, कुछ लोग होते हैं जिनको पागलपन के दौरे पड़ते हैं, कुछ लोग हमेशा उत्तेजित रहते हैं, तो उनकी जो तंत्रिकाएं होती हैं वो जो नर्वस सिस्टम होता है वो काफ़ी मतलब जिनका एक्साइटेड रहता है उनको शांत करने के लिए प्रशांतक औसत प्रयोग में लाए जाते हैं। होता है ना, आपने सुना होगा कि इनको कंपोज दे दो। कंपोज का मतलब होगा कि फिर थोड़ी सी इनकी जो उग्रता है वो शांत हो जाएगी। और कंपोज की बात हो रही है तो यहाँ पर वैलियम नामक जो टैबलेट होता है ये प्रयोग में लाया जाता है, ठीक है, औसत के रूप में। और आगे बढ़े तो अगला क्वेश्चन होगा कि मोहिनी अट्टम नृत्य का संबंध किससे है? मोहिनी अट्टम, तो देखो यहाँ पर मोहिनी अट्टम नृत्य और कथकली नृत्य दो महत्वपूर्ण फोक डांस हैं जिसका संबंध केरल से है। और ऐसे प्रश्न एग्जाम में अक्सर आते भी हैं, तो डांसेस जितने भी हैं उसको याद रखना। काबिनी, हेमवती और अमरावती किस नदी की सहायक नदियां हैं? बताओ। जो काबिनी है, हेमवती है और अमरावती है वो कावेरी नदी की सहायक नदियां मानी जाती हैं। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट है। 1857 के प्रथम स्वतंत्रता विद्रोह में भाग लेने वाली प्रसिद्ध महिला स्वतंत्रता सेनानी कौन थी? ऐसे प्रश्नों को थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा के आप हल कर सकते हैं और आपका जवाब बिल्कुल सही होगा। बात हो रही है 1857 की, तो उस समय कस्तूरबा गांधी नहीं रही होंगी, कारण क्योंकि गांधी जी का जन्म भी 1857 के काफ़ी बाद हुआ था, 1869 में हुआ था। और कस्तूरबा गांधी उनकी पत्नी थी, तो डेफिनेटली उसमें नहीं रही होंगी। विकाजी कामा सरोजिनी नायडू को छोड़ दें तो सही जवाब बनता है हमारा यहाँ पर बेगम हजरत महल, तो सही जवाब है। और इन्होंने लखनऊ में नेतृत्व किया था स्वतंत्रता आंदोलन का 1857 में। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सा देश संसार में धान उत्पादन में दूसरा स्थान रखता है? तो पहला स्थान तो चाइना का है, आप जानते ही हैं। दूसरा स्थान है हमारे प्यारे भारत का, तो सही जवाब ऑप्शन डी होगा। तो यहाँ पर देखो जो सही जवाब है वो डी है। दूसरा स्थान की बात हो रही है, पहला स्थान की नहीं। पहला स्थान होता तब इसका उत्तर होता है ए। अवध के अवध का जो किसान आंदोलन था, कृषक आंदोलन था, इसके नेता कौन माने जाते हैं? बाबा रामचंद्र। तो ये क्वेश्चन भी कई बार रिपीट हुआ है, तो याद रखना है इसको भी। अब चलते हैं अगले टॉपिक पर, और अगला टॉपिक कौन सा है? ग्राम समाज और विकास। तो इसके अंतर्गत किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे एग्जाम में? देखिए, जैसे कि स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत कब हुई? 2014 में हुई थी ना, आपको याद होगा, प्रधानमंत्री मोदी ने की थी 2014 में स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश का प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व क्या है? गैस करो, इसका उत्तर बताओ। और यहाँ पर जो सही जवाब होगा हो जाएगा 829, यानी कि विकल्प ए सही है। राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम नेशनल रूरल डेवलपमेंट वाटर प्रोजेक्ट के अंतर्गत 2022 तक देश में हर ग्रामीण व्यक्ति को उसके निवास के पास कितने लीटर पेयजल की प्रतिदिन उपलब्धता रहेगी? तो 70 लीटर। तो ये जरूर याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में प्रमुख रेल इंजन संयंत्र कहाँ पर स्थापित किया गया है? प्रमुख रेल इंजन संयंत्र जो है ये मुगलसराय में है, तो सही जवाब इसका बनेगा ऑप्शन सी। कौन सी उपभाषा राज्य के पश्चिमी भागों, रुहेलखंड और ऊपरी दोआब में बोली जाती है? तो देखो, बात यहाँ पर रुहेलखंड की हो रही है, तो आपको याद आ रहा होगा कि बुंदेलखंडी। गलत जवाब हो जाएगा, सही जवाब है खड़ी बोली, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट है। तहसील स्तर पर सरकारी निकायों को क्या कहा जाता है? बताओ। आंसर हो जाएगा क्या? पंचायत समिति, यानी कि विकल्प ए आपका करेक्ट है, ठीक है। निम्नलिखित में से भारत में मौलिक कर्तव्य कौन सा है? तो यहाँ पर जो विकल्प दिए गए हैं इसको ध्यान से देखिए, उसके बाद उत्तर कीजिए। सही जवाब होगा हमारा ऑप्शन बी। हमारी मिलीजुली संस्कृति की समृद्ध विरासत को संरक्षित करना और महत्व प्रदान करना, ये मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत आता है। विभिन्न संघीय क्षेत्रों का प्रशासनिक ढांचा किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है? तो इसे जो है संसद निर्धारित करती है, यानी कि विकल्प सी हमारा करेक्ट है। और मेबोवोई ने निम्नलिखित में से किस समस्या को ग्रामीण समाज के संदर्भ में कहा है? तो मेबोवोई ने किस समस्या को ग्रामीण समाज के संदर्भ में कहा है? अकाल और भुखमरी करेक्ट, किसानों से जबरन अनाज खरीदना सही है, कालाबाजारी और जमाखोरी, सभी विकल्प यहाँ पर सही हैं, वो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी।
उत्तर प्रदेश में किस भाग में नलकूपों से सबसे अधिक सिंचाई की जाती है? पूर्वी क्षेत्र, मध्य क्षेत्र, पश्चिमी क्षेत्र या फिर बुंदेलखंड क्षेत्र? तो सही जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन बी, मध्य क्षेत्र। अब बारी है गणित की, तो देखते हैं कि गणित से किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो देखिए प्रश्न ऐसा पूछा जाएगा कि यदि एक वृत्त की परिधि उसके व्यास से 18.6 सेंटीमीटर अधिक है तो वृत्त का व्यास क्या होगा? तो यहाँ पर जो वृत्त के लिए फार्मूला होता है वो आपको पता होना चाहिए। वृत्त की परिधि को निकालते हैं 2πr से। r क्या होता है? रेडियस होता है। इसमें अगर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये डायमीटर होता है। प्रश्न कर रहा है कि एक वृत्त की परिधि उसके व्यास से, मतलब 2πr वृत्त की परिधि में से अगर आप व्यास को घटा दें, 2r घटा दें, ये बनेगा 18.6। ठीक है, अब यहीं से आपको क्या ज्ञात करना है? वृत्त का व्यास, यानी कि आपको 2r ज्ञात करना है। अब यहाँ पर देखिए आप 2r इसमें भी है, 2r इसमें भी है, हम कॉमन ले लेते हैं 2r को, यानी कि व्यास को हमने, डायमीटर को हमने कॉमन ले लिया। क्या बना यहाँ पर? π-1 बना 18.6। ठीक है, अब यहाँ पर हमें 2r की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो क्या बनेगा यहाँ पर? पाई की वैल्यू होती है 22/7 - 1 बराबर 18.6। अब ये सरल रूप में आ गया है। बस इसको क्या करना है आपको? इसको आपको हल कर देना है। 18.6 और बाई कितना हो जाएगा? 22/7 - 1। अब इसी को जब आप हल करेंगे आपका उत्तर जाएगा 8.68 सेंटीमीटर, दैट इज ऑप्शन ए। ठीक है, तो इस प्रकार से इन प्रश्नों को आप हल करेंगे। तो इन चीज़ों को आप बिल्कुल याद रखिए। अगला क्वेश्चन है होगा कि दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक यानी कि HCF और लघुत्तम समापवर्त यानी कि LCM क्रमशः 12 और कितना है? 2448 है। संख्याओं का अंतर 60 है, तो संख्याओं का योग क्या होगा? प्रश्न को देखिए आप, और इसका उत्तर सबसे पहले हम गेस कर लेते हैं। उसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो हल कैसे करेंगे? मान लिया संख्याएं A और B हैं। पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर मस गुणे लस, यह एक फार्मूला होता है, ये तो आपको पता ही होगा। तो यहाँ पर देखेंगे पहली संख्या A है, दूसरी संख्या B है, और मस है 12, लस है 2448। तो ए बी की वैल्यू मिल गई हमें 29,376। इसके बाद a - b बराबर 60। क्यों? क्योंकि संख्याओं का अंतर कितना है? 60 का है। तो a में से b घटाएंगे तो कितना मिलेगा हमको? 60 मिलेगा। वही यहाँ पर लिखा गया है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आपने हाई स्कूल में पढ़ा होगा कि a + b का होल स्क्वायर बराबर आप लिख सकते हैं a - b का होल स्क्वायर प्लस 4ab। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो a - b का होल स्क्वायर है, तो a - b की वैल्यू हमें यहाँ से ज्ञात है, मतलब हमें क्या करना है? 60 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद प्लस 4, और 4 में क्या मल्टीप्लाई करना है? 29,376 का, जो कि ए बी की वैल्यू है। बस इसे हमें क्या करना है? सरल कर लेना है। और जब आप इसे सरल करेंगे तो हमें मिलेगा a + b का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा 1,21,104। अब हमें ज्ञात करना है 1,21,104 का वर्गमूल, तो ये बन जाएगा 348। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हुआ। तीन संख्याओं का योग 392 है। यदि पहली संख्या का दूसरी संख्या से अनुपात 2:3 है, दूसरी संख्या का तीसरी संख्या से अनुपात कितना है? 5:8 है, तो तीसरी संख्या क्या होगी? तो देखिए फ्रेंड्स, इसका उत्तर देख लेते हैं। सबसे पहले गेस करते हैं। इसका उत्तर जाएगा 192। हल कैसे करेंगे? पहली संख्या और दूसरी संख्या का जो रेशियो है वो कितना है? 2:3 है। दूसरी संख्या और तीसरी संख्या का जो रेशियो है वो कितना है? 5:8 है। तो पहले समीकरण में, यानी कि अगर इसको आप ऐसे करें, पहली संख्या रेशियो दूसरी संख्या बराबर 2:3, और दूसरी संख्या तीसरी संख्या का जो रेशियो है वो 5:8 है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे? यहाँ 5 है तो 5 मल्टीप्लाई कर देंगे, और यहाँ पर 3 है तो 3 से हम इसे मल्टीप्लाई कर देंगे। रेशियो तो वही रहेगा, कोई भी फिक्स संख्या से अगर आप मल्टीप्लाई करें, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये क्या बन जाएगा? 2 हो गया ना, तो यहाँ पर 10:15 बन गया, और यहाँ पर 15 रेशियो क्या हो जाएगा? 15:24 बन गया। तो अगर आप 1:2, मतलब पहली संख्या का रेशियो और रेशियो, फिर पहला रेशियो दूसरी संख्या, दूसरा रेशियो तीसरी संख्या, अगर आप लेंगे तो यह क्या बनेगा? 10:15 और रेशियो क्या बन जाएगा? 24। ठीक है, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं 10x धन 15x धन 24x बराबर कितना हो जाएगा? तो बराबर हो जाएगा 392।
यहीं से हमें x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेनी है। और जब हमें x की वैल्यू मिल जाएगी तो ये होगी कितनी, ये 8 आएगी। और इसके बाद हम तीसरी संख्या जो कि कितनी है, यह है 24x। हम क्या करेंगे, 24 में 8 से मल्टीप्लाई करेंगे और हमें कितना मिल जाएगा, 192 मिल जाएगा, जो कि ऑप्शन बी है। आंकड़ा समूह का सबसे अधिक बार आने वाला जो मान है वो क्या कहा जाता है। देखिए फ्रेंड्स, जो आंकड़े होते हैं, आंकड़ों में सबसे अधिक बार, जैसे कि 1 3 3 2 6 3 3 3 2 और इसके बाद 5 7 फिर 3 3 3, तो 3 यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 बहुलक हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि 3 इस आंकड़े में कई बार आ रहा है। तो अधिक बार आने वाला जो मान होता है उसे बहुलक कहते हैं। 1 एकड़ कितने वर्ग गज के बराबर होता है, तो पैमाना भी आपको याद रखना पड़ेगा और इसका उत्तर क्या बनेगा, ऑप्शन ए, ठीक है। तो 1 एकड़ बराबर कितना होगा, 4840 वर्ग गज। तो फ्रेंड्स, ये थे आज के प्रश्न और उम्मीद करता हूँ कि सेशन आपने काफ़ी एंजॉय किया होगा और आपको एक आइडिया लग गया होगा कि एग्जाम में किस प्रकार के प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। लेखपाल भर्ती की जो प्लेलिस्ट है उसमें बाकी वीडियोज भी अवेलेबल करवा दिए गए हैं, उसको जाकर देख लीजिएगा, लिंक मिल जाएगा आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। और टेलीग्राम चैनल पर जरूर जुड़िएगा, क्योंकि जितनी भी स्टडी मटेरियल है, PDF है, सारी चीज़ें आपको टेलीग्राम चैनल स्टडी विद ज्ञान प्रकाश पर ही शेयर की जाएंगी, तो जुड़ना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और हाँ फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के बीच इसे शेयर जरूर कीजिएगा। और चैनल पर अगर आप पहली बार हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, उसके बाद ऑल नोटिफिकेशन पर आकर क्लिक कर दीजिएगा। तो थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में। कीप रीडिंग, कीप वॉचिंग।